यूएसए वर्सेस ईरान वर्सेस वेनेजुएला वर्सेस ग्रीनलैंड। ये एक आदमी 3 दूसरे देशों के अंदर अपनी टांग फंसा के बैठा है और चौथी टांग इसके खुद के देश के अंदर फंसी पड़ी है। दूसरों को डिक्टेटर बोलने वाले ट्रम्प के खुद के देश के अंदर उसी के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जिसके अंदर लिटरली लोगों को गोलियां मार दी जा रही है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन ना तुम लोगों तक नहीं पहुंची, क्योंकि जो पूरा का पूरा मीडिया का नैरेटिव है ना, ये वेस्ट कंट्रोल करता है। तो अभी हम लोग इस पूरी वीडियो के अंदर ईरान की बात करें, वेनेजुएला की बात करें या फिर ग्रीनलैंड की बात करें, ट्राई करेंगे उन न्यूज को फिल्टर आउट करने की जो भी यूएस की तरफ से आ रही है। ऑल्दो मैं ऐसे किसी भी प्रोपेगेंडा को देख के ब्लड नहीं मार सकता हूं, बट हम ट्राई करेंगे कि भैया चीजों को मल्टीपल सोर्स से वेरीफाई करके बात करें। तुम में से काफी लोगों को पता होगा वेनेजुएला में क्या हुआ, कुछ को पता होगा ईरान के अंदर क्या चल रहा है। मैं ये वीडियो के अंदर ना वन ऑफ द लेम लैंग्वेज के अंदर तुम लोगों को बताऊंगा कि ये कंट्रीज कहां है, क्या करती हैं और क्या प्रॉब्लम चल रही है, और क्यों ट्रम्प की ये सारी हरकतें करने की वजह से वर्ल्ड ऑर्डर खतरे के अंदर आ चुका है। ट्रम्प ने आते यूएन की पावर को जीरो कर दिया, नेटो के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक कर रहा है आदमी। जिसके पूरे मैटर को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग वेनेजुएला के ऊपर चलते हैं और उसके मैटर को 2 मिनट के अंदर अंदर समझते हैं। जिन लोगों को नहीं पता, वेनेजुएला एक कंट्री है जिनके पास वन ऑफ द हाईएस्ट ऑयल रिजर्व्स है। और ट्रम्प चाचा ने क्या किया, उसके प्रेसिडेंट को रातों रात घर से चकवा लिया और यूएस ले गए। और मैं इसमें मजाक नहीं कर रहा हूं, दोबारा बताता हूं। यूएस की मिलिट्री एक देश के अंदर घुसी, उसके बाद वो सीधा उस देश के प्रेसिडेंट के घर के अंदर गए, रातों रात उसको पकड़ा और उठा के अपने देश ले गए। क्यों लेके गए, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो बाद में आते हैं। वेनेजुएला के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इनके पास ना वन ऑफ द हाईएस्ट ऑयल रिजर्व्स है और इनके पास ना काफी सारे गोल्ड रिजर्व्स भी है, पर मेन इनके पास ऑयल रिजर्व्स है। और इनके पास इतने ज्यादा ऑयल रिजर्व्स है ना, ये ना वेनेजुएला के लोगों को वरदान मिला हुआ है, पर इनको 2 श्राप भी मिले हुए। पहला श्राप उनका ये है कि वहां की गवर्नमेंट ना स्टेबल नहीं है। जिस प्रेसिडेंट को अभी करंटली पकड़ा गया, वो वहां पे डिक्टेटर का रोल प्ले कर रहा था। लास्ट इलेक्शंस के अंदर वो आदमी हार गया था, पर उसने पावर को नहीं छोड़ा और वो एज अ डिक्टेटर रूल कर रहा था वहां पे, जिसकी वजह से जब उसको पकड़ा गया तो वेनेजुएला के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा खुश भी थे। और इस चीज से तुम्हें एक प्रॉब्लम समझ आएगी कि वेनेजुएला के अंदर ना बहुत ज्यादा करप्शन है। अभी करप्शन से प्रॉब्लम क्या आ रही है वो समझो। वेनेजुएला के पास ऑयल तो बहुत ज्यादा है, पर उनका ऑयल ना थिक बहुत ज्यादा है। और अगर आप लोगों को ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके उसको प्रोसेस करना ना, तो उसके लिए आपको एडवांस मशीनरीज चाहिए होती है, और उन एडवांस मशीनरीज की ना बहुत ज्यादा मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है। बट क्योंकि वेनेजुएला के अंदर बहुत ज्यादा करप्शन था, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी, तो वो जो मशीनरीज है उनकी मेंटेनेंस नहीं की गई। तो जहां पे वेनेजुएला आज से कुछ टाइम पहले डेली के 3 मिलियन बैरल्स ऑयल निकालता था, आज की डेट में वो सिर्फ और सिर्फ 9 लाख बैरल निकाल रहा है। और इसका रीजन ये है कि उनके पास ना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, और जो टेक्नोलॉजी उनके पास पहले पड़ी थी वो करप्शन की वजह से खराब हो गई है। जिसकी वजह से होता क्या कि वेनेजुएला के लोगों के पास ना आज से कुछ टाइम पहले बहुत पैसा था, वहां पे धीरे धीरे करप्शन बढ़ती रही, इन्फ्लेशन बढ़ता रहा और लोगों के पास ना पैसे मुक गए। तो जो उनकी सुपर पावर थी ना, वो उनको निकाल के बेच ही नहीं पा रहे थे। और अभी ये कंट्री लेवल के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, कंट्री खुद से खुद की देख लेती। इसके बीच में 2019 के अंदर एंट्री लेता है यूएस से। बीच में यूएस से आगे बोलता है कि भैया क्योंकि आप लोग डेमोक्रेसी को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रहे, तो हम लोग आपके ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं। और सैंक्शन किसके ऊपर लगाए जा रहे हैं? ऑयल को बेचने के ऊपर। जिस चीज के ऊपर एक्चुअल में वेनेजुएला डिपेंडेंट था, उसी के ऊपर सैंक्शन लगा दी, जिससे कंट्री ही खत्म हो जाए। और जब मैं बात कर रहा था कि भैया वेनेजुएला के पास अभी प्रॉपर मशीनरीज और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिससे वो ऑयल को फेच कर पाए, तो तुम में से मैक्सिमम लोगों के मन में आ रहा होगा कि यार थोड़ा सा लोन ले लो, एक बार मशीनरी बना लो, तुम्हारे पास इतना तेल पड़ा है, निकालो और बेचो। और ये ना एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस थी जो वेनेजुएला की कंपनीज को करनी भी चाहिए थी। पर एक्चुअल में हुआ क्या कि 2019 के अंदर उन कंपनीज के ऊपर भी बैन लगा दिया गया और ये बोल दिया गया कि भैया आप लोग इन कंपनीज के साथ डील ही नहीं कर सकते हो, और ना ही आप लोग उनको किसी भी तरह का लोन प्रोवाइड कर सकते हो, और कोई भी कंट्री इनसे ऑयल भी नहीं खरीदेगी। अभी ये चीज बीच में आके यूएस बोलने वाला होता कौन है? अगर तुम्हारे माइंड में ये सवाल आ रहा है तो भाई इनका हमेशा से ऐसे ही चलता है। और अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बताया, आगे बताऊंगा तो जान चली जाएगी तुम्हारी। अभी वेनेजुएला के साथ ये सारी चीजें चल रही थी, कंट्री के अंदर करप्शन चल रहा था, पर ट्रम्प गवर्नमेंट ना बार बार आके वेनेजुएला के ऊपर ब्लेम लगाती रहती थी कि भैया ये लोग ना यूएस के अंदर आके काफी ज्यादा ड्रग सप्लाई करते हैं। एंड यूएस कोर्ट के अंदर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के खिलाफ एक केस भी चल रहा था। तो ट्रम्प ने क्या किया, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को रातों रात उठाया और उसको केस लड़ने के लिए यूएस ले गए और बोला कि भैया अब तुमको सजा मिलेगी यूएस के कानून के अकॉर्डिंग, जबकि उनका प्रेसिडेंट यूएस का था भी नहीं। सेम इस चीज को ऐसे समझो कि इंडिया की मिलिट्री जाके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को उठा के ले आए और उसको आगे बोले कि भैया तुमने गलती करी और अब तुमको सजा मिलेगी इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग। सुनने में ये बात कितनी बचकानी लगती है, ये आदमी जाके करके आया है। और रीजन क्या दिया कि भैया वेनेजुएला की गवर्नमेंट ना सही से गवर्न नहीं कर पा रही थी, तो अभी कुछ टाइम तक वेनेजुएला को हम लोग चलाएंगे। जिसके अंदर ओपनली ट्रम्प ने ये भी आगे बोला कि भैया हमारे साथ जो भी नुकसान किए गए ना, उसके बदले हम लोग वेनेजुएला का तेल लेंगे। बहुत सिंपल शिट कॉन्वर्सेशन है कि भैया इनको ऑयल चाहिए था, इनकी इकोनॉमी डाउन जा रही थी, तो इन्होंने ऑयल के ऊपर अटैक कर दिया। अभी आप लोग क्या ऐसे डायरेक्टली किसी और कंट्री के अंदर इन्वेजन कर सकते हो, और वो भी 2026 के अंदर? आर यू सीरियस? इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए ना यूएन बना रखा है, और यूएन हर चीज के अंदर दखलंदाजी करता है। हर उस देश के अंदर यूएन टांग अड़ाता है जिसका नाम यूएस से नहीं है। द रियलिटी इज यूएन डोंट हैव दैट मच पावर कि वो जाके यूएस को क्वेश्चन भी कर पाए। और आज
की डेट में वेनेजुएला के लोगों को लग रहा है कि हाँ भैया ठीक है, हमारे देश के ऊपर अटैक करके हमारे प्रेसिडेंट को उठा के ले गए, जिससे होगा क्या, शायद हमारे राइट्स हमारे पास वापस आ जाए। बट रियलिटी उससे एकदम उल्टी है, क्योंकि वेनेजुएला के अंदर 28.5 मिलियन लोग रहते हैं और उनके हक के ऑयल के ऊपर ट्रम्प चाचा जाके बोल रहे हैं कि भैया अब हम वेनेजुएला को कंट्रोल करेंगे। वाई? और आगे बढ़ने से पहले एक और क्रेजी चीज बताऊं, मेरे चैनल के ऊपर ना 70% ऐसे लोग हैं जो लोग वीडियो रेगुलरली देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं करके बैठे। और मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बोला था कि भैया तुम लोग चेक करो, तुमने सब्सक्राइब नहीं कर रहा। इतने सारे कमेंट आ रखे हैं कि भैया मुझे लगा तो मैंने आपको सब्सक्राइब कर रखा है, कर ही नहीं रखा। तो अगर कंटेंट पसंद आता है, तुम लोग रेगुलरली देखते हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, तुम्हारी जेब से क्या ही जाएगा। मुझे बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिल जाएगी जिससे मैं रेगुलर कंटेंट बना पाऊं और ऐसे कॉम्प्लेक्स मुद्दों को ना तुम लोगों को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर पाऊं। और अगर ये वाली कहानी सुन के तुम लोगों को लग रहा है कि यार यूएस तो बड़ा अजीब सा चल रहा है, तो अभी तुम लोगों को ईरान की कहानी सुनाता हूं कि भैया ईरान के अंदर क्या चल रहा है। सबसे पहले अगेन बेसिक से शुरू करेंगे जिससे आम लोगों को बातें समझ आए। ईरान के अंदर अभी क्या चल रहा है? ईरान के अंदर अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसके अंदर कुछ रिपोर्ट्स निकल के आ रही है कि प्रोटेस्ट के अंदर 2000 से लेकर 2500 लोगों को जान से मार दिया गया। और इस पूरी इंफॉर्मेशन को छुपाया जा सके इसके लिए पूरे ईरान के अंदर इंटरनेट को काफी टाइम से बंद कर दिया गया। और ईरान के अंदर इस्लामिक कानून फॉलो होता है, जिसकी वजह से वहां पे बहुत दंगे भी हुए थे। उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं, पर अभी इतना बता देता हूं कि जो भी ईरान को चला रहा है वो आदमी भी एक डिक्टेटर है। ईरान की गवर्नमेंट ने पूरे ईरान के अंदर इंटरनेट को शट डाउन कर दिया, चाहे वो वाईफाई हो, चाहे वो मोबाइल टावर के नेटवर्क हो, हर तरह के नेटवर्क को शट डाउन कर दिया गया। जिसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि भैया पूरे वर्ल्ड को ना पता चले कि एक्चुअल में ईरान के अंदर चल क्या रहा है। अभी इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए ईरानियंस ने थोड़ी रिक्वेस्ट करी इलोन मस्क से कि भैया एक काम करो, तुम्हारे पास ना सैटेलाइट इंटरनेट है, तो हमारे देश के ऊपर सैटेलाइट लेके आओ और हमको फ्री के अंदर इंटरनेट दो, जिससे हम लोग अपनी बातें ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। अभी ट्रम्प चाचा के कहने पे इलोन मस्क ने सेम ऐसी चीज करी, उनको फ्री में इंटरनेट दे दिया। और ईरान की गवर्नमेंट क्या कर रही है, हाई टेक्नोलॉजीज यूज कर रही है सैटेलाइट इंटरनेट को ब्लॉक करने के लिए, जिससे काफी हद तक इंटरनेट ब्लॉक कर भी दिया जा रहा है और कुछ हद तक नहीं कर पा रहे, जिससे कुछ कुछ विजुअल्स बाहर निकल के आ रहे हैं कि एक्चुअल में वहां पे हो भी क्या रहा है। अभी ईरान के अंदर ये सारी चीजें क्यों हो रही है, उससे पहले एक और बेसिक जान लेते हैं कि भैया ईरान कहां पे है, क्यों है, क्या चल रहा है। बेसिक्स ऑफ ईरान के ऊपर अगर मैं चलूं तो वो एक इस्लामिक कंट्री है, मतलब वो एक मुस्लिम कंट्री है। उसके अंदर इस्लामिक रिजीम फॉलो होती है, मतलब जो भी उनके लॉज है वो मुस्लिम धर्म को देख के बनाए गए हैं, जिसके अंदर आपको हिजाब डालना कंपलसरी, और अगर आप लोग नहीं डालोगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा। अगर हम लोग मिलिट्री की बात करें तो ईरान की मिलिट्री बहुत ज्यादा कमजोर नहीं है, उनके पास काफी अच्छी मिसाइल्स हैं। तो जो यूएसए ईरान को इन्वेड करने की बातें कर रहा है, उसको इन्वेड करना इतना ज्यादा इजी नहीं है जितना वेनेजुएला को था। नेक्स्ट, ईरान के पास बहुत ज्यादा ऑयल भी, और जिसकी वजह से तुम्हें लग रहा होगा कि भैया अगर तेल है इनके पास तो ये अमीर भी होंगे, एंड द रियलिटी इज बिल्कुल भी नहीं। अभी तुम लोग सिचुएशन समझो, मिडिल ईस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री ऐसी है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, और उसका नाम है इजराइल। अभी इजराइल को काउंटर करने के लिए ईरान क्या करता है, इजराइल के अंदर ना टेरर को फंड करता है, जिसकी वजह से इजराइल और ईरान की आपस में बनती नहीं है। और ईरान क्या चाहता है कि वो मिडिल ईस्ट के अंदर एक बहुत क्रेजी पावर ओन करे, और दूसरा ईरान काफी टाइम से ट्राई कर रहा है कि वो अपने खुद के न्यूक्स बनाए, और अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान अपने खुद के न्यूक्स बनाए। अभी अमेरिका को क्या लेना देना कि भैया एक कंट्री अपने देश के अंदर क्या बना रही है, क्या नहीं बना रही है। तो इस चीज को इस विंडो से समझो। अमेरिका अपने आप को समझता है देश का पापा, उसको ऐसे होता है कि भैया अगर आप लोग कल को हथियार बना लोगे तो हो सकता है किसी के खिलाफ यूज भी कर लो। मिडिल ईस्ट के अंदर अभी सिर्फ और सिर्फ इजराइल के पास हथियार है, और इजराइल और यूएसए की बहुत क्रेजी बनती है, और ईरान और यूएसए की बनती नहीं है। और अगर कल को ईरान के पास न्यूक्स आ जाते हैं तो जो मिडिल ईस्ट की पावर है ना वो शिफ्ट हो जाएगी, ईरान भी एक बहुत क्रेजी पावर होल्ड करने लगेगा, जिससे हो सकता है कि अमेरिका वो चीजें ना कर पाए जो एक्चुअल में मिडिल ईस्ट के अंदर करना चाहता है। सो डेकेड से ईरान ट्राई कर रहा है कि भैया वो अपने खुद के न्यूक्स बना दे, और डेकेड से अमेरिका ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा के बैठा है सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी सेफ्टी के लिए न्यूक्स बनाना चाहते हैं। अभी देखो कुछ लोग ना कल को आगे मेरे को इस चीज के ऊपर कोट कर सकते हैं कि भैया तू तो सपोर्ट में था कि भैया ईरान के पास उनके खुद के न्यूक्स होने चाहिए। देखो मैं ना न्यूक्स वेपन्स के ही खिलाफ हूँ, मुझे ऐसे कि भैया किसी भी कंट्री के पास इतनी पावर क्यों होनी चाहिए। तो सारी की सारी कंट्रीज को एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के अंदर ना सारे के सारे न्यूक्स डिस्ट्रॉय कर देने चाहिए, दैट इज माय पीओवी। बट क्योंकि आप लोगों के पास बहुत ज्यादा पावर है तो आप किसी और कंट्री को कंट्रोल कर रहे हो कि भैया आप लोग पर्टिकुलर वेपन नहीं बना सकते, आप लोग पर्टिकुलर ऑयल सप्लाई नहीं कर सकते, ये ताका झाकी करना गलत है। बट अमेरिका ये बहुत टाइम से करता रहा और आगे भी करता रहेगा। और अभी पिछले साल 2025 के अंदर यूएसए ने पता क्या किया था, जिस जगह पे इजराइल अपने न्यूक्स बना रहा था ना उस पूरे के पूरे एरियाज के ऊपर जाके B-2 बॉम्बर्स लेके गया था और उसके ऊपर अटैक कर दिया था। इजराइल की मदद से क्या किया, उनके जो साइंटिस्ट थे ना जो एक्चुअल में न्यूक्स के ऊपर काम कर रहे थे उनको मरवा दिया, टॉप मैनेजमेंट ही खत्म कर दी उनकी, उनको अब शुरू से शुरू करना पड़ेगा हर चीज को। तो अभी तुम्हें समझ आया होगा कि इजराइल और यूएस की ईरान से बनती क्यों नहीं है। अभी ईरान के अंदर प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। ईरान ना काफी टाइम से बहुत ज्यादा गरीबी फेस कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, उसके पास जो ऑयल है वो उस ऑयल को बेच भी नहीं पा रहा है, और हालत इस लेवल तक खराब हो चुकी है कि हर साल 40% इन्फ्लेशन आ जाती है वहां पे। 40% का इन्फ्लेशन का मतलब समझ में आता है, मतलब अगर इस साल में तुमको ये मोबाइल 1 लाख रुपए का मिल रहा है तो अगले साल ये मोबाइल
ऑयल 1,40,000 का मिलेगा। और अगर इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है तो लोगों की इनकम भी बढ़ रही है? बिल्कुल भी नहीं, जिसकी वजह से वहां पे लोगों के पास पैसे नहीं थे, करने को धंधे नहीं थे, खरीदने को सामान नहीं था और सर्वाइवल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुश्किल होता जा रहा है। और जिन लोगों को नहीं पता 40% का जो इन्फ्लेशन है बहुत ज्यादा हाई है। जो एक हेल्दी नंबर होता है ना शायद वो 4 से 6 या 7% के बीच में होता है। और ऐसा नहीं है ईरान के अंदर पहली बार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अलग अलग रीजन से ईरान के अंदर प्रोटेस्ट होते रहते हैं। जैसे 2019 के अंदर ईरान के अंदर एक लड़की को सिर्फ इसलिए मार दिया गया था क्योंकि उसने अपना हिजाब सही से नहीं पहना था। ऐसा नहीं है कि उसने हिजाब पहनने से मना कर दिया, उसने बोला भैया मैं देश का कानून नहीं मानूंगी, उसने सही से नहीं पहना था तो उसको मार दिया गया। और उसके बाद होते हैं देश के अंदर दंगे, लड़कियां बाहर निकल के आती है, वो कहती है भैया हम लोगों को फ्रीडम चाहिए, हमको हिजाब के अंदर मत बांध के रखो। लोगों ने वहां पे हिजाबों को जला दिया और वही हुआ जो होना था। ईरान के पास बहुत मिलिट्री थी, बहुत पुलिस थी, बहुत पावर थी और पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को दबा दिया गया। और अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि भैया आप इतने टाइम से प्रॉपर्ली फोकस करके न्यूज़ के ऊपर काम कर रहे हो। देश की हालत पहले से ही पतली हो चुकी है। उसके बाद पिछले साल 2025 के अंदर आपने इजराइल के ऊपर भी बॉम्ब गिरा दिया, आपने यूएस के ऊपर भी बॉम्ब गिरा दिए, क्योंकि यूएस ने जब ईरान की न्यूक्लियर साइट के ऊपर अटैक किया था ना उसके बाद इन्होंने काउंटर अटैक किया था। इन्होंने काउंटर अटैक किया था मिडिल ईस्ट में उन जगहों के ऊपर जहां पे यूएस के बेस एग्जिस्ट करते हैं। तो ईरान ने 2025 में एक छोटी वॉर लड़ी है, तुम लोग इस चीज को समझ सकते हो। अभी वो लोग इजराइल के अंदर टेरर को फंड करते हैं, 2025 के अंदर एक छोटी वॉर लड़ चुके हैं, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि भैया पैसा बहुत बर्न हो रहा है। और ईरान के लोग बोल रहे हैं कि भैया आप लोग फालतू चीजों में पैसा लगा रहे हो, हमारे लिए आपके पास पैसा है नहीं, तो हमको गवर्नमेंट चेंज चाहिए। अभी इनिशियली लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, प्रोटेस्ट को होने दिया, उसको दबाने की कोशिश करी एंड सो ऑन थिंग्स। बाद में जब प्रोटेस्ट बहुत क्रेजी लेवल पे बढ़ गए तो गवर्नमेंट ने आगे बोला कि भैया हम लोग सभी को $7 देंगे। और $7 होते हैं 631 रुपीज। उनको लगा था $7 देंगे ये बिक जाएंगे, वो बिके ही नहीं। $7। अभी वहां पे इतना बुरा हाल चल ही रहा था तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। ईरान ने क्या किया, प्रोटेस्ट के अंदर 2000 से ज्यादा लोगों को मार दिया। और इतने बड़े मास लेवल के ऊपर किलिंग शायद ईरान के अंदर पहली बार हो रही होगी इस्लामिक रिजीम आने के बाद, क्योंकि हर कंट्री अपने रियल नंबर्स को शो ऑफ नहीं करती। और अभी भी 2000 का जो नंबर है वो सिर्फ एक एस्टिमेट है और अभी भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और अभी ये सारी कहानी सुन के मैक्सिमम लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है भैया ईरान के अंदर चीजें स्टेबल नहीं चल रही, ईरान के लोग ईरान की गवर्नमेंट से खुश नहीं है, तो यूएस का बीच में क्या रोल है। एंड उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ यूएस का बीच में ये रोल है कि यूएस से एग्जिस्ट करता है। जैसे मैंने बताया कि भैया यूएस से ईरान से खुश नहीं था और यूएस से इसको एज अ अपॉर्चुनिटी देख रहा है कि भैया अभी की डेट में हम लोग अटैक कर सकते हैं। इजराइल की गवर्नमेंट प्रॉपर एक डिक्टेटरशिप के अंदर चल रही है, उन्होंने प्रोटेस्ट को दबाने के लिए हर वो चीज कर ली, लोगों को ओपन गोलियां चला के मारने की कोशिश कर ली, लाशों से हॉस्पिटल भर चुके हैं। ओपनली बोल दिया गया कि भैया डेथ पेनल्टी दी जाएगी उन लोगों को जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ईरान की सरकार अपनी कोर्ट को फोर्स कर रही है कि भैया जिनके ऊपर भी डिसीजन लेने स्ट्रिक्ट जल्दी से जल्दी डिसीजन लो, सभी को सभी डेथ पेनल्टीज दो और सभी को मारो, एक एग्जांपल सेट करो जिससे लोग डरे और रुक जाए। और यूएस से कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने किसी को भी डेथ पेनल्टी बाय लो दी तो भैया हम लोग आपके ऊपर अटैक कर देंगे, और अगर नहीं भी दी तो तब भी कर देंगे। टर्की कोशिश कर रहे हैं कि भैया ईरान और यूएस की एक बैठक बिठा दे और उनके बीच में राजीनामा करवा दे। और बीच में यूएस की स्टेटमेंट आती है कि हाँ हम लोग बात करने वाले हैं, फिर बीच में उनकी स्टेटमेंट आती है कि भैया हम लोग कोई बात नहीं करने वाले, हम सीधा मिलिट्री एक्शन लेंगे। मतलब वही ट्रम्प के मूड स्विंग्स होते रहते बीच बीच में, पता नहीं कौन सा महीना चल रहा है उसका। और अभी वो ओपनली अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर आगे बोल रहे हैं कि भैया आप लोग प्रॉपर्ली प्रोटेस्ट करते रहो, यूएस आर्मी जल्दी ही आपको सपोर्ट करने आपके एरिया के अंदर आ जाएगी। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि भैया यूएस की मिलिट्री सही में ईरान जाने वाली है क्या? एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इसके बहुत कम चांसेस है, क्योंकि ईरान इतनी कोई छोटी कंट्री नहीं है जिसके प्रेसिडेंट को आप लोग रातों रात उठा के ले जाओगे। ईरान फाइट बैक करेगा, ऑब्वियसली आपसे जीतने नहीं वाला, पर आपके बहुत ज्यादा सोल्जर्स मरेंगे और आप अपने खुद के देश को वो जो सोल्जर्स की डेथ होगी ना उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो शायद ये लोग अटैक करेंगे, शायद ये लोग अटैक नहीं करेंगे, वो टाइम बताएगा, क्योंकि भैया ट्रम्प को गैस करना ऐसे कोई तुक्का नहीं है। ये आदमी रातों रात सो के उठते और सुबह उठ के बोलते भैया 500% टैरिफ लगाऊंगा, इसके मूड स्विंग चलते हैं अलग लेवल पे। बट इस चीज के ऊपर जब मैं रिसर्च करा था ना, मेरे को एक और चीज मिली और वो थी सट्टे वाली वेबसाइट। लोग भाई इस चीज के ऊपर सट्टा लगा रहे हैं कि भैया यूएस इन्वेजन होगा या फिर नहीं होगा, और 73% लोगों को लगता है कि भैया यूएस इन्वेजन होगा। और आज तक हिस्ट्री रही है भैया जिस चीज के ऊपर सट्टे लगते हैं ना, और जो भी सट्टे वालों को लगता है कि भैया चांसेस हैं, एट द एंड वो चीजें हो ही जाती है कैसे ना कैसे करके। बाकी इंडिया ने एडवाइजरी निकाल दिया, हर देश ने ऑलमोस्ट निकाल दिया कि भैया ईरान के अंदर मत जाओ, जो भी लोग ईरान के अंदर बैठे या तो वापस आ जाओ या फिर इंडियन एम्बेसी के साथ टच में रहो। और अगर ईरान के ऊपर गलती से भी अटैक होता ना तो चाइना को बहुत घाटा होगा, क्योंकि भैया उनको ऑयल थोड़ा महंगा मिलने लग जाएगा। अभी अगर हम लोग ग्रीनलैंड का एग्जांपल लेने से पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेने की कोशिश करें तो ये चीज समझ आती है किसी भी बुढ़ऊ के हाथ में पावर नहीं देनी चाहिए, वो मिसयूज बहुत करता है। और ये पावर गेम अगर तुम ग्रीनलैंड का समझोगे तो तुम हंसोगे लिटरली। सबसे पहले अगेन बेसिक्स ऑफ ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड क्या चीज है, कहां पे एग्जिस्ट करती है? तो भैया ग्रीनलैंड एक आइलैंड है और उसका नाम ग्रीन है, पूरा का पूरा सफेद
है वहां पे बर्फ जमी रहती है। और ग्रीनलैंड इतना बड़ा है कि भैया वो 5 जर्मनी कंट्रीज जितना है, फिर भी उसके ऊपर सिर्फ 50-55 हजार लोग रहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो एरिया है उसके अंदर बर्फ जमी हुई है। और पिछले कुछ टाइम से ट्रम्प ऑफर दे रहे हैं कि भैया मैं ग्रीनलैंड एरिया को खरीदना चाहता हूँ। और ग्रीनलैंड एक्चुअल में किसके अंदर आता है? वो आता है डेनमार्क के अंडर में। अभी डेनमार्क और ग्रीनलैंड का क्या रिलेशन है उसके ऊपर आगे जाके बात करते हैं, पर पहले समझ लेते हैं कि यूएस का क्या इंटरेस्ट है। ट्रम्प ने ऑफर दिया कि भैया मैं ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता हूँ। ग्रीनलैंड ने बोला कि भैया हम लोग बिकाऊ नहीं है, पागल वागल हो गया, ऐसे क्या नशे करके आए हो? फिर ट्रम्प चाचा ने बोला ठीक है भैया मत बिकाओ, मैं मिलिट्री एक्शन ले लूंगा। और अभी ट्रम्प मिलिट्री एक्शन लेने की बात कर रहा है ग्रीनलैंड के ऊपर, और ग्रीनलैंड नेटो का पार्ट है। अभी जिन लोगों को नेटो पता है वो पागल हो गए होंगे सुन के, और जिन लोगों को नेटो नहीं पता बेसिक समझ लो। यूएसए और बाकी सारी कंट्रीज ने मिलकर ना एक संगठन बना रखा है, जिसके अंदर उन्होंने बोल रखा है कि भैया हम लोग आपस में नहीं लड़ेंगे, पर अगर हम में से किसी भी एक कंट्री से कोई भी देश आगे लड़ता है तो हम सारे मिलकर उस पर अटैक कर देंगे। और अभी नेटो बनाया क्यों गया था? क्योंकि रशिया को काउंटर किया जा सके, यूएसएसआर को काउंटर किया जा सके, जिसको काउंटर करने के लिए नेटो बना दिया गया था। और अभी यूएसए क्या कर रहा है? नेटो के बीच में फाइट कर रहा है। एक नेटो कंट्री दूसरे नेटो कंट्री के आमने सामने आके खड़ी हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ नेटो खत्म हो जाएगा, क्योंकि नेटो के बीच में लोग बट जाएंगे। अभी ग्रीनलैंड और डेनमार्क के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। डेनमार्क ग्रीनलैंड को ओन करता भी और नहीं भी करता है, मतलब ग्रीनलैंड के पास अपनी खुद की सरकार है, खुद का कानून है, खुद के कोर्ट है। और डेनमार्क क्या करता है? डेनमार्क सिर्फ और सिर्फ उनको सिक्योरिटीज प्रोवाइड करता है। और पिछले कुछ टाइम के अंदर डेनमार्क ने ग्रीनलैंड के साथ कुछ अच्छे बिहेवियर्स नहीं भी किए, थोड़े बहुत अत्याचार किए, जिसको डेनमार्क की गवर्नमेंट ने कबूला भी और माफी भी मांगी कि भैया गलती हो गई, अब नहीं करेंगे। और ग्रीनलैंड की गवर्नमेंट डेनमार्क से कोई बहुत ज्यादा खुश भी नहीं है और इतनी भी ज्यादा नाराज नहीं है कि वो जाके यूएस के साथ मिल जाए। तो जब यूएस ने ऑफर रखा कि भैया हम लोग ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते, तो उन्होंने बोला भैया नहीं, हम नहीं बिकना चाहते, बहुत सिंपल सा गेम। और अभी यूएस आगे काउंटर में बोल रहे कि भैया जो भी लोग ग्रीनलैंड में रहते हैं, ग्रीनलैंड उनका थोड़ी है, ये तो 500 साल पहले शिप लेके ग्रीनलैंड के अंदर पहुंच गए थे और वहां पे रहना शुरू कर दिया, इससे उन्होंने कब्जा थोड़ी कर लिया। फालतू बात है, कोई काउंटर ही नहीं है इन बातों का। बस इस आदमी के नशे उतार दो, उसको खुद समझ आ जाएगी। बट द क्वेश्चन इज अमेरिका को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए? देखो ग्रीनलैंड को लेने का ना एक बहुत बड़ा रीजन है कि उसके अंदर ना मिनरल्स बहुत है, और ये मिनरल्स के बारे में ना पहले लोगों को पता नहीं था। अभी हो क्या रहा है? ग्रीनलैंड पूरा पूरा आइस से कवर्ड है और आइस ना पिघलती जा रही है। और कुछ रिसर्च के अंदर पता चला कि आइस के नीचे बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो अभी उन मिनरल्स के ऊपर कौन कब्जा करेगा, इसके ऊपर एक फाइट होने वाली है। एंड यूएस गवर्नमेंट का बोलना है कि भैया ग्रीनलैंड ना एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है फॉर यूएस से। अभी क्यों स्ट्रेटेजिक है? क्योंकि ग्रीनलैंड के आसपास से ना यूएस के काफी सारे शिप्स जाते हैं। और यूएस का बोलना है कि भैया अगर हम लोगों ने इनके ऊपर कब्जा नहीं किया तो कल को या तो रशिया आगे इनके ऊपर कब्जा करेगा या फिर चाइना आगे इनके ऊपर कब्जा कर लेगा, और उसके बाद हमारी बोट नहीं जा पाएगी, हमारी सॉवरेनिटी को खतरा होगा, हमारे लोकेशन को खतरा होगा, यूएस खतरे में आ जाएगा। तो कल को ऐसा ना हो तो आज की डेट में हम लोग इनके ऊपर अटैक करके इनको कब्जा लेंगे। अभी आयरनी सुनो, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक क्यों किया? क्योंकि यूक्रेन बात कर रहा था कि भैया उनको नेटो का पार्ट बनना है। वही नेटो जिसकी हमने पीछे बात करी थी कि भैया ग्रुप ऑफ कंट्रीज ने मिलकर अपने एक संगठन बना लिया। यूक्रेन चाहता था कि भैया मुझे भी उस संगठन के अंदर मिला लो, क्योंकि मेरी बाउंड्री जो शेयर होती है वो होती है रशिया से। अभी रशिया ने बोला कि भैया यूक्रेन नेटो का पार्ट नहीं बन सकता, क्योंकि अगर यूक्रेन रशिया का पार्ट बन जाता गलती से भी, तो जो यूक्रेन और रशिया का बॉर्डर है ना, उसके अंदर यूएस की मिसाइल्स और तोपें पड़ी होती। और इस चीज को अवॉइड करने के लिए रशिया ने बोला कि भैया हम लोग तो अटैक कर रहे हैं, और ये अटैक है गलत। पूरी दुनिया के अंदर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। बट जब यही चीज ट्रम्प चाचा ग्रीनलैंड के साथ करना चाहते तो वो चीजें जस्टिफाइड है। क्यों? क्योंकि कल को यूएस के ऊपर खतरा नहीं आना चाहिए, ये तो पापा है। रशिया के ऊपर खतरा आता, उसको खतरा लग रहा हो अपनी बाउंड्रीज को डिफेंड करे, तो ये तो गलत है। और अभी ये चीज बोल के मैं ये चीज डिफेंड नहीं कर रहा कि भैया रशिया जो कर रहा है वो सही है, मैं ये चीज बोल के इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहा हूं कि भैया यूएस से जो करने जा रहा है वो भी गलत है इक्वली। और इस चीज के अंदर अगर यूएन से पूछ लो कि भैया आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, तो वो बोलेंगे हम तो एग्जिस्ट भी नहीं करते। और आज की डेट में क्या है, बड़ी बड़ी कंट्रीज एग्जिस्ट करती है, उनको छोटी कंट्रीज के ऊपर अटैक करके इन्वेजन करना बहुत आसान है, बट वो नहीं करती है क्योंकि थोड़ा बहुत इज्जत करती है यूएन की कि भैया कल को सारी की सारी कंट्री हमारे ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, यूएस से हमसे नाराज हो जाएगा। बट अगर यूएस से खुद ही ऐसी हरकतें कर रहा है, एक इन्वेजन वो कर चुका है ऑलरेडी, दूसरे की प्लानिंग कर रहा है और तीसरे की भी प्लानिंग कर रहा है, वेनेजुएला के अंदर हो चुकी है, ग्रीनलैंड के अंदर भी प्लानिंग चल रही है, ईरान के अंदर भी प्लानिंग चल रही है। तो कल को चाइना आगे बोले कि भैया मेरे को ताइवान के ऊपर कब्जा करना है, वो क्यों नहीं करेगा? यूक्रेन के ऊपर रशिया कब्जा करना चाहे वो क्यों नहीं करेगा? कल को चाइना इंडिया के ऊपर अटैक करने की कोशिश करे तो यूएस कौन होता है कल को क्वेश्चन करने वाला? आप खुद वो कांड कर रहे हो। कल को अगर इंडिया अपने हक का कश्मीर वापस लेना चाहे तो यूएस कौन होता है बीच में टांग अड़ाने वाला? पर वो आएगा टांग अड़ाने। यूएस गवर्नमेंट बोलती है कि हम हर उस कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे जो इन्वेजन कर रही है, पर हमारे इन्वेजन जस्टिफाइड होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक बैक्ड रीजन होता है। चाहे हम लोग मास किलिंग कर ले, चाहे हम लोग इन्वेजन कर ले, हर वो चीज जस्टिफाई होगी क्योंकि वो यूएस के लोगों के हक के अंदर हो रही है। बट जब किसी और देश की कंट्री अपने लोगों के हक के अंदर कुछ और करेगी तो वो चीज से प्रॉब्लम है। और ये चीज कर कौन रहा है? यूएसए का डिक्टेटर। अब मैं यूएस को डिक्टेटर क्यों बोल रहा हूँ? वहां तो डेमोक्रेसी है, तो भैया उसके ऊपर भी चलते हैं। ट्रम्प ने जीतने से पहले एक स्लोगन दिया था MAGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि भैया काफी सारी इन्वेजन हो रही है, बाहर
से काफी लोग आके हमारे देश के अंदर रह रहे हैं और जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं मैं इनको अपनी टेरिटरी से बाहर निकाल दूंगा अपने टाइम के अंदर। अगर नहीं समझा इंडियन एग्जांपल देके बताता हूं, जो इलीगल बांग्लादेशी इंडिया के अंदर आ जाते हैं उनको बाहर निकाल दूंगा। मोदी जी ने बोला था, मोदी जी कर नहीं पाए, ट्रंप कर रहे हैं। पर ट्रंप कर रहे हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, कैसे कर रहे हैं वो प्रॉब्लम है। ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था जिसका नाम था प्रोटेक्टिंग द अमेरिकन पीपल अगेंस्ट इन्वेजन, जिसके अंदर एक बॉडी बनाई गई थी जिसका नाम था HSTF, जिसके अंदर डोज, FBI और आइस, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस उन लोगों को आइडेंटिफाई करेंगी जो देखने में अमेरिकन नहीं लगते। मतलब अगर आप लोग यूएस सिटीजन हो, आपको वहां का वीजा मिल चुका है पर आप लोग वहां से पैदा नहीं हुए, या तो आप जापान से आए हो, आपकी दूसरी तीसरी पीढ़ी यहाँ पे रह रही है, आपके पास प्रॉपर वहां पे लीगल राइट है रहने के, बट आपकी स्किन कलर, आपके बोलने का तरीका, आपकी शक्ल अमेरिकन से मिलती नहीं है, तो ये लोग आपको चलती गाड़ी में रोकेंगे, आपको डिटेन करेंगे, पकड़ के ले जाएंगे और डिपोर्ट करने की कोशिश करेंगे जबकि आप लोग अमेरिकन हो। और हर उस आदमी को हैरेस किया जाएगा जो रियल अमेरिकन नहीं लगता है अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप। और अभी सिचुएशन के अंदर क्या हुआ, ये पूरे हैरेसमेंट चल रहे थे, इसकी हजारों वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर पड़ी थी पर ज्यादा लोग उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे थे क्योंकि लोगों को लगा कि भैया कोई सही काम ही कर रहे होंगे ट्रंप चाचा, ऐसा कोई आदमी पागल थोड़ी किसी को भी गुद्दी पकड़ के पकड़ लेगा। लोगों के ऊपर छापे मारे जा रहे थे, इलीगल इमिग्रेंट्स को देश से बाहर निकाला जा रहा था जो कि सही था, पर किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जा रहा था वो चीज के अंदर प्रॉब्लम थी। आइस जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने क्या किया, एक गाड़ी के अंदर एक वुमेन को रोका जो कि एक मदर थी और उसको रोकते ही उसने क्या किया, गाड़ी को भगा लिया और आइस के एजेंट ने क्या किया, लड़की के मुंह के ऊपर 3 गोलियां मार दी और उसको जान से मार दिया। और बाद में यूएस की गवर्नमेंट और ट्रंप इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कि भैया अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर मारा गया, पर जब तक वीडियोस बाहर नहीं निकली थी तब तक बहाने चल गए कि भैया सेल्फ डिफेंस के अंदर मारा गया, पर बाद में सीसीटीवी फुटेज निकाली गई और दिखाया गया कि भैया कैसा सेल्फ डिफेंस था, सिर्फ और सिर्फ उस जगह से भागने के लिए उसको जान से मार दिया गया। और बाद में पता चला कि वो यूएस की ही नागरिक थी और ट्रंप हो गया, उनकी पूरी की पूरी पुलिस होगी, पूरा का पूरा सिस्टम, मशीनरी, सारे के सारे इस पूरे इंसिडेंट को सिर्फ और सिर्फ डिफेंड करने के ऊपर लगे पड़े हैं। कोई भी आगे सामने अपनी गलती नहीं मान रहा है। और एक होता है ना कि आपने गलती से किसी को गोली मार दी, होता है कि आपने रिफ्लेक्शन के अंदर किसी को गोली मार दी। जब आइस एजेंट ने उस लड़की को गोली मारी थी उसके बाद उसने उसको गाली तक दी। मतलब तुम लोग वहां पे ऑडेसिटी देख रहे हो, तुम लोग ना इससे ये समझ सकते हो कि वो पुलिस कितना पावर ओन करती है। उनको पता है कि भैया हम लोग किसी को भी मार सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक सुप्रीम लीडर है। और एक इंटरव्यू के अंदर कुछ टाइम बाद ट्रंप ने बोला कि भैया वो ना हमारे एजेंट्स ने ऐसे रिस्पेक्टफुली बात नहीं कर रही थी। मतलब अगर आपसे कोई रिस्पेक्टफुली बात नहीं करेगा तो आपको पेनल्टी के अंदर गोली मार दी जाएगी। अभी हो क्या रहा है, इस चीज के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यूएस के अंदर लोग सड़क पे निकल चुके हैं, इंसाफ मांग रहे हो। और अभी दूर से अगर इस चीज को देखो और बोलो कि भैया एक डिक्टेटर है, एक तानाशाह है, वो अपने देश को बढ़िया नहीं चला रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना वहां पे इन्वेड कर देते हैं। तो अभी क्या चाइना को इन्वेजन करने जाना चाहिए, इंडिया को जाना चाहिए, हमको वहां पे अपने मिलिट्री भेजनी चाहिए कि भैया अमेरिका को थोड़ा सेटल डाउन करे, करना चाहिए? किसी का हक बनता है ये चीज करने का? यूएस होता कोई और कंट्री सेम चीज कर रही होती, जाके बीच में टांग अड़ाता, उंगली करता, बीच में दखलंदाजी करता और अपनी मिलिट्री भी भेज देता जरूरत होती तो। और जरूरत मतलब अगर उनका पर्सनल इंटरेस्ट होता उस एरिया के अंदर तो। और जब यूएस जैसी कंट्री इतनी ज्यादा पावर ऑन करती है और आप लोग एकदम घटिया पॉलिटिक्स खेलते हो, आप लोग एक गंदी नीचता के ऊपर उतर आते हो, आपको जहां पे इन्वेजन का मन होता है आप लोग वहां पे इन्वेजन करने पहुंच जाते हो, तो छोटी कंट्रीज जो होती है ना वो पिसती है। जब से यूएस ने हरकतें शुरू करी है ना, ताइवान की फटी पड़ी है कि भैया कब चाइना अटैक कर देगा, यूक्रेन की फटी पड़ी है। चलो इंडिया जैसी कंट्री जो होती है वो तो पावरफुल कंट्री है कि भैया चाइना कल को आगे बढ़ेगा तो उसको बहुत हार्म होगा, तो वो लोग पागल नहीं है, उनको पता है कि भैया एक वॉर दोनों देशों को 20-30 साल पीछे लेके चली जाती है। तो उनमें भी इतनी अकल है कि भैया इंडिया से पंगे मत लो। इंडिया का तो वैसा भी रूल है कि भैया हम लोग पहली मिसाइल तो फायर करते नहीं है, बट फटी पड़ी है ताइवान की। चाइना चाहे तो एक दिन के अंदर कब जा सकता है उनको। यूक्रेन की फटी पड़ी है कि भैया यूएस तो खुद गलत काम कर रहा है, किस मुंह से आगे वो रशिया को रोकेगा कि भैया तुम गलत काम मत करो, हमें अलाउड है क्योंकि हम पे ज्यादा पावर है। बाकी तुम्हारे इसके ऊपर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं तुमसे मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।